नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। मेट्रो न्यूज से बुलेटिन में शुरुआत करेंगे खबरों की गुरुग्राम से, जहां पर प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा है और एसवाईएल पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा है कि एसवाईएल पर बैठकों से कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट पहले ही हरियाणा के पक्ष में फैसला सुना चुका है। केंद्र और प्रदेश सरकार खुद एसवाईएल की नहर खुदवाए। तो वहीं परिवार पहचान पत्र पर बोलते हुए हुड्डा ने इसे परमानेंट परेशान पत्र बताया है। हुड्डा ने कहा कि 10 लाख राशन कार्ड काट दिए गए हैं, 5 लाख लोगों को पेंशन काट दी गई है। हमारी सरकार आई तो पीपीपी को बंद करेंगे। साथ ही हुड्डा ने हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बताया। हरियाणा में केंद्र में भाजपा की सरकार है, इनकी जिम्मेवारी है, सरकार खुदवाती है, सरकार की जिम्मेवारी है। बाकी बैठक से कुछ निकलने वाला नहीं है, क्योंकि फैसला तो कर चुका है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है, उन्होंने हरियाणा में कर चुका। ये बात आज नहीं है, ये कई साल पहले जब मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा था मैं प्रधानमंत्री को मिलाऊंगा, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, तो वो तो प्रधानमंत्री से तो आज तक मुलाकात नहीं कराई। लेकिन उस टाइम शायद गृह मंत्री राजनाथ जी आए थे, उनके सामने सुप्रीम कोर्ट के वकील भी आए थे जो मंजिल सिसरा, उन्हें उसी समय कहा था कि ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका है। तो ये तो फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, कोई इसमें मिलने वाला नहीं है। ये तो इम्प्लीमेंट कराओ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हमने असेंबली में कहा कि भाई ये फैसला इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो। आज तक नहीं डाला इन्होंने। भाई कोई कोर्ट फैसला कर देता है और उसके अमलीजामा नहीं बनाया जाता तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डलता है। तो सरकार तो छोड़ी है, हरियाणा की सरकार हरियाणा का हित तो थोड़ी देख रही है। हित देखती तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाल के अब तक आदेश हो जाते। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं डालते है? ये जो है पीपीपी जो है परिवार पहचान पत्र, ये जो है परमानेंट वो है लोगों को परेशान करने के परमानेंट परेशान पत्र है। ये पीपीपी का मतलब परिवार पहचान पत्र नहीं है, परमानेंट परेशानी पत्र है। ये 10 लाख जो है राशन कार्ड का दी गई है। तो इसी वास्ते मैंने कहा था ये जो है ये राशन कार्ड 10 लाख 5 लाख पेंशन का कार्ड दी गई है। ये पीपीपी जो है वो उसका कोई काम नहीं है, तो एक हथियार है गरीब आदमी पे चलाने का, जिनको उनके राशन कार्ड काट दो, उनकी पेंशन काट दो। ये गलत है। हमारी सरकार आएगी तो ये पीपीपी कुछ नहीं होगा। ये बेरोजगारी तो खैर होती है, दुनिया में होती है, लेकिन कितनी है? आज जो प्रदेश प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था 2014 में, आज बेरोजगारी में 1 है, 37.4, हाईएस्ट इन द कंट्री। कहा था इन्होंने कि वो इवेंट मैनेजमेंट की है, हैपनिंग इन हरियाणा की थी यहाँ। उस टाइम कहा था कि 5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी। अब कितनी आई है? जो थे वो भी जा रही है। नवीन जैन जब फरीदाबाद और गुड़गांव में बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी, तो पूरे प्रदेश में बढ़ी है। पूर्व मंत्री के बेटे के सुसाइड के मामले में अभय चौटाला ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अभय चौटाला ने बीजेपी जेजेपी पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। साथ ही अभय चौटाला ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। बता दें कि इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी पर प्रताड़ना के आरोप लगे हैं। फिर आप एक चीज बताओ ना, आज उन्होंने ये कहा है कि भी मेरी मौत का जिम्मेवार नफे सिंह राठी है। अगर नफे सिंह राठी का इतना प्रेशर और दबाव था तो फिर उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट पहले क्यों नहीं दी? देनी चाहिए थी कि नहीं देनी चाहिए थी? कोई आदमी मरने से तो अच्छा है जा करके पहले अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएगा, नहीं कराएगा। 2019 से बात की जा रही है, आज 2023 आ गई, 4 साल हो गए। 4 साल में कितनी दफा वो लोग मुख्यमंत्री से मिले होंगे, मिनिस्टर से मिले होंगे, कभी एक बार भी जिक्र नहीं, कभी एक बार भी कोई कंप्लेंट नहीं है। अगर किसी के खिलाफ कोई शिकायत है, अगर मुझे किसी के खिलाफ कोई शिकायत है, अगर मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, तो मैं कम से कम पुलिस के बीच में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? मैं पुलिस को अपनी दरखास्त दूंगा कि नहीं दूंगा? कोई सबूत तो रखूंगा कि नहीं रखूंगा? लेकिन ये साजिश जो है,
इसके पीछे 100% कोई ना कोई राजनीतिक व्यक्ति है, कोई राजनीतिक दल है जो इस तरह की साजिश रच करके हमारी पार्टी को कहीं रोकने की कोशिश कर रहा है, कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अब इनको इस बात का डर है कि हमने एक बड़ा फैसला ले रखा है, हम फरवरी के महीने से पद यात्रा शुरू कर रहे हैं। इनको इस बात की चिंता है कि उस पद यात्रा के दौरान पूरे प्रदेश भर में आपकी जो आज तक की राजनीतिक गतिविधियां रही है उनके बारे में हम लोगों के बीच में खुल करके बताएंगे। एक एक गांव शहर जा करके इनकी पोल खोलने का काम करेंगे कि किस तरह से इन्होंने हरियाणा प्रदेश को कर्जे में डुबोने का काम किया है। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कह रहा हूँ कि दबाव में ही ऑडियो बनाई, वो अकेला बना ही नहीं सकता, वो अकेला नहीं बना सकता। इसलिए हम चाहते हैं, भाई साहब ने स्पष्ट कह दिया कि सीबीआई इसकी जांच करे, किसने ऑडियो बनाई है और उसके 16 दिन के बाद ही इसने सुसाइड किया है। 16 दिन तक पुलिस क्या करती रही, सोचने की बात है ना। ये डीएसपी के सामने जो इसने बयान दे रखे हैं, वो बयान सरकार डीएसपी सार्वजनिक करे, इसने क्या कह रखा है। अगर हमारे से कोई शिकायत होती, अगर इनके खिलाफ शिकायत होती तो डीएसपी पर्चा दर्ज करता कि नहीं करता। सांसद कार्तिकेय शर्मा गुरुग्राम के बंदवाड़ी स्थित द अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन में बुजुर्गों के बीच लोहड़ी का त्यौहार मनाने के लिए पहुंचे। इस दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा ने आश्रम के सभी सदस्यों के साथ मिलकर लोहड़ी का पर्व मनाया और कार्यक्रम में सभी को शुभकामनाएं दी। साथ ही कार्तिकेय शर्मा ने बुजुर्गों को उपहार के रूप में कंबल और दूसरी जरूरत के सामान भेंट किए। इस दौरान कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि यहाँ आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और वे आगे भी आश्रम की हर संभव मदद करेंगे। कार्तिकेय शर्मा ने आगे कहा कि समाज में आज ऐसे संस्थानों की आवश्यकता है जो कि बेसहारा लोगों की दिल खोल कर मदद करें। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की सेवा सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इसी कार्य को अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन के यश कालरा अपने पिता स्वर्गीय जर्गी रवि कालरा की विरासत को आगे लेकर जा रही हैं और संस्था में जिस तरह से सुविधाएं लोगों को दी जा रही हैं उससे बेसहारा लोगों का जीवन सुगम हो रहा है। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि जो भी जरूरतमंद हैं उनकी सहायता करना समाज के प्रत्येक व्यक्ति का फर्ज बनता है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा है कि आज के दौर में बच्चों की अनदेखी के कारण बुजुर्गों को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। युवाओं से अपील करते हुए कार्तिकेय शर्मा ने कहा है कि युवा इस बात को समझे कि बुजुर्गों के कारण ही घर में रौनक होती है और वे वास्तव में घर के संरक्षक होते हैं। ऐसे में युवाओं को बुजुर्गों की भावनाओं को समझते हुए उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। जिस घर में बुजुर्ग नहीं, भले ही वह आलिशान हो, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। उन्होंने आगे कहा कि बुजुर्गों की सेवा में ही सच्चा सुख मिलता है। अगर आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो यह मानकर चलिए कि आप अपना भविष्य निखार रहे हैं। तो कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही हैं। इस बीच आप देख सकते हैं किस तरीके से सांसद कार्तिकेय शर्मा गुरुग्राम में यहाँ पहुंचे। वृद्धाश्रम में उन्होंने किस तरीके से बुजुर्गों के साथ लोहड़ी का पर्व मनाया और ज़रूरत का सामान उन सभी के बीच वितरित किया उन्होंने। ये तस्वीरें हैं चारों आपके स्क्रीन पर। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं सांसद कार्तिकेय शर्मा को किस तरीके से बुजुर्गों को उन्होंने कंबल बांटे हैं, किस तरीके से आश्रम के जो संचालक हैं उनकी सराहना उन्होंने की है। बुजुर्गों का हालचाल भी उन्होंने यहाँ पर जाना है, उनसे बातचीत करके, और इस बीच आपको सुनवाते भी हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा है यहाँ पहुँचने के बाद। बड़ा अच्छा लगा, मन में आया कि क्यों ना लोहड़ी का एक पावन त्यौहार कुछ बुजुर्गों के साथ मनाया जाए और खासकर उन लोगों के साथ जिनको शायद अपने परिवार की कमी महसूस होती है लोहड़ी के दिन, क्योंकि लोहड़ी का दिन ऐसा दिन है जब हम अपने परिवार के साथ मनाते हैं, अपने दोस्तों के साथ मनाते हैं। तो अच्छा लगा उनके साथ आकर समय बिताकर। और अर्थ साइंस जो ये संस्था इतना अच्छा काम कर रही है और यहाँ पे इतने अच्छी युवा प्रतिभा यश हैं जो काम कर रहे हैं यहाँ पे सबके साथ, उसको देख के बहुत प्रेरणा भी मिली और प्रोत्साहन भी मिला और कुछ समय बिताया, अच्छा लगा और इसी बहाने उनको मिलने का मौका मिला। कुछ को जाना हूँ, आता रहूँगा, मिलता रहूँगा आगे भी। शायद हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन कुछ ऐसी चीज़ों को भूल जाते हैं, कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ ऐसे किस्से सुनने को मिले लोगों से जो सुन के मन दहल जाता है और शायद मानवता का ये रूप नहीं देखने को मिलता है। लेकिन बहरहाल आज के दिन फिर भी खुशी रही कि उनके साथ समय बिताने का मौका मिला। लोहड़ी मनाई और रेवड़ी खाई और मूंगफली खाई, अच्छा था। मैं ये भी कहूँगा कि शायद समाज में हमें सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा अवसर क्यों आता है या ऐसा मौका क्यों आता है कि माँ बाप जो अपने बच्चों को बड़ा करते हैं और उसके बाद उनको वो छोड़ देते हैं कहीं सड़क पर, कहीं यहाँ और
मुझे यश बता रहा था कि किन किन परिस्थितियों में, दुर्गम परिस्थितियों से उनको लेके आते हैं, उनकी सेवा करते हैं और बिल्कुल निःशुल्क करते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम भी अपना सहयोग करेंगे लगातार, और सहयोग से ज़्यादा मैं चाहूँगा कि मैं आता रहूँ, मिलता रहूँ। जैसे मैं तो ये भी कहूँगा कि यश जैसे आइए, यश आइए, ऐसे लोगों को, ऐसे युवाओं को हमारे को समाज में और प्रबुद्धता से आगे लाना चाहिए, जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी सोच के यह काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच को लेकर बढ़ रहे हैं। हम भी काम करेंगे, इनकी मदद करेंगे। देखिए, ये सोच की बात है। बदलाव तो एक एक व्यक्ति से शुरू होता है। सरकार भी अपनी तरफ से कार्य करती है समय समय पर मुझे लगता है सिर्फ सरकार की का दायित्व और जिम्मेवारी नहीं है, ये हर व्यक्ति विशेष समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, उन सब की जिम्मेवारी भी है और कहीं ना कहीं जागरूकता लाने की ज़रूरत है। तो अन्य माध्यमों से हम भी इस पर काम करेंगे, अपने प्रयास भी करेंगे और जागरूक करने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये किसी एक व्यक्ति विशेष की या सरकार की सिर्फ समस्या है, ये पूरे समाज की समस्या है, सोच की समस्या है। सबसे पहले तो मैं सर को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपना इतना कीमती समय दिया और हमारे त्यौहार को और भी ज़्यादा शोभा दी। लेकिन इसके साथ ही साथ जो बातें से उन्होंने शेयर करी और जो उनके विचार थे, सच बताऊँ तो वही सबसे ज़रूरी विचार है हमारे समाज में, कि आजकल के समय पे ज़रूरतमंद लोग तो बहुत होते हैं, लेकिन इंसान उनकी मदद करने से ज़्यादा उनको अनदेखा कर देता है। अब मानो हमें ये इस तरीके के लोग हर जगह दिखते हैं सड़कों पे, जिनको किसी और व्यक्ति की ज़रूरत होती है, जिनको कोई न कोई लाइलाज बीमारी होती है, या वो अपाहिज होते हैं, या उनका कोई, उनकी केयर करने वाला कोई भी नहीं होता। फिर भी हम ये सोचते हैं कि ये काम तो शायद सरकार का होना चाहिए, या फिर हम क्यों अपने हाथ गंदे करें। लेकिन सर ने बिल्कुल ठीक कहा, ये हम सभी का काम है, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है मैनकाइंड के टुवर्ड्स। ये ना ही किसी चीज़ से रिलेटेड है। सेवा आपसे कभी भी ये नहीं पूछती कि अच्छा आपने कितना पैसा कमाया है, या फिर आपकी समाज में आपका स्टेटस क्या है, या फिर आप कौन सी गाड़ी चलाते हो, या कौन से ब्रांड के कपड़े पहनते हो। सेवा कभी भी आपसे ये नहीं कहती कि आपको पहले कमाना पड़ेगा, पहले बड़ा आदमी बनना पड़ेगा, फिर आपको मौका मिलेगा। अगर कोई इंसान सेवा करना चाहे तो आज भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग होते हैं जिनको 60-70 साल की उम्र में ध्यान आता है कि अपने लिए तो सब कर लिया, अब समाज के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हर अपने दिन में थोड़ा सा समय निकालना चाहिए कुछ न कुछ अच्छा कार्य करने के लिए। जिन लोगों को हमारी ज़रूरत है उनको ढूंढना चाहिए, उनका इंतज़ार नहीं करना चाहिए, उनको ढूंढना चाहिए। और जो भी भगवान जी ने हमें ब्लेसिंग्स दी हैं, आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से हम काबिल हैं दूसरों की मदद करने के लिए, उस काबिलियत का इस्तेमाल करें। हरियाणा में स्कूल स्तर पर स्किल एजुकेशन का मॉडल तैयार हो गया है। इसके लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने पाठ्यक्रम सहित पूरा प्रारूप बना लिया है। प्रथम चरण में स्किल एजुकेशन 6ठी से 8वीं कक्षा तक लागू होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की स्वीकृति से 10 जिलों में अगले सत्र से इनोवेटिव स्किल स्कूल शुरू हो जाएंगे। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय देश की पहली स्किल यूनिवर्सिटी है और अब यही विश्वविद्यालय देश में पहली बार इनोवेटिव स्किल स्कूल का प्रेरणा बनने जा रहा है। इसकी रूपरेखा बनकर तैयार हो गई है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति राज नेहरू ने इनोवेटिव स्किल स्कूल की पूरी योजना रचना तैयार की है। उन्होंने कहा है कि यह स्कूल देश में स्किल एजुकेशन की नर्सरी साबित होगा। भविष्य में इन्हें स्किल इकोसिस्टम के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में भी विकसित किया जा सकेगा और इनोवेटिव स्किल स्कूल के माध्यम से नेशनल स्कीम क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अनुसार नई पीढ़ी कौशल को औपचारिक शिक्षा के साथ साथ धारण करेगी। इन स्कूलों के माध्यम से KG to PG तक स्किल एजुकेशन का मॉडल साकार किया जा सकेगा और इनोवेटिव स्किल स्कूल एक तरह से देश में व्यावसायिक शिक्षा की नर्सरी के रूप में भी काम करेंगे। इससे विद्यार्थियों को स्कूल शिक्षा के दौरान ही ऐसे प्रोफेशनल विषय पढ़ाए जाएंगे जो कि आगे उनके करियर का आधार बनेंगे। देखिए, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आज पूरी दुनिया में शिक्षा जगत में क्या है कि नॉलेज तो गेन की जाती है, लेकिन उस नॉलेज की एप्लीकेशन बच्चों में होती नहीं है और उसके अभाव में, उस एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के अभाव में वो अनएम्प्लॉयबल रहते हैं, वो नॉन क्रिएटिव रहते हैं, अनएम्पावर्ड रहते हैं और प्रॉब्लम सॉल्वर्स कभी नहीं बनते, क्योंकि उन्हें अप्लाई नॉलेज को करना कभी सिखाया नहीं गया है। स्किल वोकेशनल स्कूल्स या स्किल स्कूल्स
इंटीग्रेटेड मॉडल में जब चलाए जाएंगे, शुरुआती दौर में जो फॉर्मेटिव स्टेजेस होती हैं बच्चों के माइंड के डेवलपमेंट में, जिसमें उनकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने का समय होता है, अगर हम उसी स्टेज में उनकी नॉलेज गेन को प्रैक्टिस के थ्रू इंटीग्रेट करें तो बच्चे बहुत ही क्रिएटिव बनेंगे, बच्चे इंडिपेंडेंट बनेंगे, बच्चे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे, बच्चे डिसीजन मेकर्स बनेंगे और एक रियल टाइम वर्ल्ड में उन्हें नॉलेज को अप्लाई करना सीखना आएगा। तो इस एनईपी में ऐसा लिखा है कि आप स्किल पर अधिक ध्यान देंगे, जो स्कूल होते हैं वो स्किल पर ज़्यादा ध्यान देंगे। पहले हम जो है स्किल पर उतना ध्यान नहीं दे पाते थे। तो प्रत्येक स्कूल को एनईपी के अनुसार बताता हूँ, हरियाणा गवर्नमेंट क्या कहती है मुझे उतनी जानकारी नहीं, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट भी एनईपी को मद्देनज़र रखते हुए ही बात कर रही है कि प्रत्येक स्कूल को 2 लैब डेवलप करनी पड़ेगी, चाहे उसमें जैसे मैं बताता हूँ चाहे प्लम्बिंग की, इलेक्ट्रिशियन की, बाकी और भी होती है। तो उसमें से बच्चे को कोई एक सब्जेक्ट अवश्य लेना पड़ेगा 6th ऑनवर्ड, 6ठी क्लास से ऊपर के बच्चों को, और ये कंपलसरी होगा कि उसको चाहे हम इलेक्ट्रिशियन का चीज़ों को सिखाएं, चाहे हम प्लम्बिंग के चीज़ों को सिखाएं, चाहे अन्य कुछ दूसरे विषयों को लेकर चीज़ों को सिखाएं, तो वो स्किल डेवलप कराने की बात एनईपी में कही गई है और वो बहुत अच्छी बात कही गई है। तो इस एनईपी में बल्लभगढ़ में पानी की सप्लाई न आने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यहां पर ये हो चुके हैं कि सर्दी के मौसम में भी लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। पिछले कई दिनों से पानी की सप्लाई नहीं आ रही है, जिसके कारण लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कई बार जेई और अधिकारी को शिकायत देने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ये आदर्श नगर मलेना रोड और केशव सोसाइटी वाली गली है ये। हाँ जी। और 8-9 महीने से पानी की परेशानी हो रही थी। अच्छा, हाँ। तो कैसे शिकायत आपने किसी करी थी नगर निगम में? नगर निगम के अभी कर्मचारियों के पास हम गए थे यहाँ। तो क्या कहा था? अधिकारियों के पास गए थे तो उन्होंने बोल दिया कि भैया 2-3 दिन में आपका काम करा देते हैं। तो उन्होंने जब भी हल नहीं किया? नहीं, उनका कोई भी अभी तक नहीं आया। 15 दिन हो गए हमको उनके पास गए हुए। परेशानी है, कई दिन से कब पानी नहीं आ रहा है, हमारे कपड़े लगते नहाए ना आए, बालक बच्चे भी दुखी हो, हम भी दुखी। फिर भी बेल लाई करने जाए भैया पानी भी ना आया तो हम इस वजह से छुट्टी करके बैठ रहे, नहाए ना, कपड़ा धन धोए। अच्छा, तो काफी दिक्कत ही है। हाँ, कई बार उसको फोन भी कर चुके पानी के लिए, पानी न दे अधिकारियों को है। हाँ, तो क्या समस्या समाधान नहीं किया? कोई जवाब नहीं। चलो, मेट्रो न्यूज के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।